Welcome to my channel Chemistry Simplified by Pooja Ma'am. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, जिसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो हमारे पास दो रिएक्शन है, ठीक है। पहला है फिनॉल का विद सोडियम मेटल एंड सेकंड इज विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों केस में हमको क्या मिलता है? सोडियम फिनॉक्साइड। बट देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो OH ग्रुप है वो किससे अटैच है? इस एक ऐसे एरोमेटिक रिंग से जो कि कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नाउ ड्यू टू this sp2 hybridized carbon here attached to the sp2 hybridized carbon, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप OH है वो कैसा काम करता है? इट एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एंड क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, द चार्ज delocalization of in this phenol if we see, अगर हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर से अगर हम इसको देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे जो OH बॉन्ड का जो ऑक्सीजन है इट विल बिकम पॉजिटिव, ओके। और इसका और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या ये होता है कि ड्यू टू दिस हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इन फिनॉल, जो OH बॉन्ड है, OH बॉन्ड के ऊपर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन द ऑक्सीजन एटम। एंड क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन एटम के अंदर डिक्रीज हो जाती है इसके ऊपर, इसीलिए क्या होता है, जो पोलैरिटी है OH बॉन्ड की वो बढ़ जाती है। और जब OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती है उसकी वजह से क्या होती है? आयनाइजेशन भी बढ़ जाती है फिनॉल की देन द अल्कोहल्स, ठीक है। तो अगर हम चाहें कंपेयर करना कि क्या होता है अगर एक OH ग्रुप जो है वो एक ऐसे एरोमेटिक रिंग उसकी एसिडिटी ज़्यादा कैसे होती है जब वो एक एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है एज कंपेयर टू द टाइम व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द अल्काइल ग्रुप, ठीक है। वो भी हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम समझेंगे फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आपको समझ में आएगा कि O के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है, ठीक है। और साथ ही ये जो रिएक्शन है फिनॉल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये बताती है कि फिनॉल क्या है, इट इज मोर एसिडिक दैन द अल्कोहल एंड वाटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिनॉल का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपका फिनॉल, ये हो गया आपका फिनॉल ग्रुप, ठीक है। तो फिनॉल ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इधर जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा एट दी ऑर्थो पोजीशन। अब क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये ऐसे ही रहेगा। ये आपका सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पोजीशन पे वो यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। फिर यहाँ पे बॉन्ड आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, ठीक है। इसके बाद ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर होगा, तो आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, ओके। तो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेगा और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, देन अगेन यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो अगेन ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आया, अब ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये वापस से उस जगह ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपको फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, दिस, या फिर OH, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी को हम देखते हैं कि क्या होता है, अल्कोक्साइड आयन ज्यादा एसिडिक होता है या फेनॉक्साइड। तो हमारे पास दो केसेस है, पहले केस में आपके पास एक अल्कोक्साइड आयन है, दूसरे पे आपके पास एक फेनॉक्साइड आयन है।
तो आप अल्कोक्साइड आयन के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज डीलोकलाइज्ड ऑन दी ऑक्सीजन एटम। लेकिन जब फिनॉक्साइड की बात करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन के अंदर जो चार्ज डीलोकलाइजेशन होती है वो पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे होती है, ठीक है। तो इसका भी हम रेजोनेंस अभी देखते हैं। और साथ ही क्या होता है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन ये चार्ज लोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और साथ ही वो आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल को भी फेवर करता है, ठीक है। हालांकि चार्ज डीलोकलाइजेशन फिनॉल में भी होता है लेकिन उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, देयर इज चार्ज सेपरेशन, जिसके वजह से फिनॉल लेस एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक। ओके, मैं आपको फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करती हूँ। ये है हमारा फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो आपको नेगेटिव चार्ज यहाँ मिलेगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड। नेक्स्ट, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा। सो आपका पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब इन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो आपका यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा और ये बॉन्ड वापस से ऊपर चला जाएगा। सो यू विल गेट 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द 5th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन है उसके वजह से फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, ड्यू टू दिस सेपरेशन ऑफ ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम। तो अब क्या होता है, इसलिए हम देख सकते हैं फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन द फिनॉल, ओके। और इसकी फिनॉक्साइड आयन इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू फिनॉल। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। इसके बाद क्या है कि क्या इफेक्ट होता है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ओके, द नेक्स्ट इज रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो फिनॉल कैसे रिएक्शन देता है, फिनॉल गिव्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि ये जो OH ग्रुप है वो क्या करता है, वो रिंग को एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो भी इनकमिंग ग्रुप होती है उसको कहाँ भेजती है, उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करती है। क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा, जैसे अभी हमने देखा था रेजोनेंस में, दैट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। इसीलिए इसमें हम सबसे पहले देखते हैं नाइट्रेशन। फर्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, फिनॉल इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट लो टेम्परेचर। फिनॉल क्या देता है, फिनॉल गिव्स अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। ओके, सो लेट अस सी। Phenol when treated with dilute HNO3, temperature is around 298 Kelvin, okay, ठीक है। तो जब हम इसको लो टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इट गिव्स ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा nitrophenol. This is the minor product and this is the major product, ठीक है। अब ऑर्थो और पैरा, दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड दिस इज पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। अब इन दोनों मिक्सचर्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, दीज आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन से क्यों कर सकते हैं, बिकॉज दिस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज steam volatile. This is steam volatile. This is steam volatile due to
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि आपका जो पैरानाइट्रोफिनॉल है इट इज लेस वोलेटाइल, इट इज लेस वोलेटाइल ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया, यहाँ पे हो गया आपका OH, ठीक है। तो इसमें होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि इसके अंदर होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। सो दिस इज इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। दिस इज नाइट्रेशन। ये कब होता है, जब हम फेनॉल को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। इट गिव्स मी ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। दोनों को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बाय स्टीम डिस्टिलेशन। क्यों, क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, क्योंकि इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और पैरानाइट्रोफिनॉल लेस वोलेटाइल होती है क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है, एज अ रीजनिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विथ कॉन्क। व्हाट हैपेंस व्हेन इट इज treated with conc HNO3। तो जब हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, इन दैट केस वी गेट पिक्रिक एसिड, दैट इज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, विच इज प्रोड्यूस्ड, जिसकी प्रोडक्ट जो होती है यील्ड बहुत कम होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है। कॉन्क नाइट्रिक एसिड के साथ जब ट्रीट करोगे तो इसको हमें मिलेगा पिक्रिक एसिड 2,4,6। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको बनाने का एक और तरीका है, इसमें क्या करते हैं, फेनॉल को हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पहले ट्रीट करते हैं, तो यू गेट सल्फोनिक एसिड 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, और फिर हम इसको ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, एंड यू गेट दिस 2,4,6। ये भी आपका रिएक्शन है, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो ये आपका सेकेंड रिएक्शन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हैलोजिनेशन। नेक्स्ट इज हैलोजिनेशन। आजकल इसी मेथड का यूज होता है, इसमें यील्ड बहुत अच्छी नहीं होती है। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या है, जब हम मान लीजिए जैसे अगर आप ब्रोमीन के साथ ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, फिनॉल को, तो अगर डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन के अंदर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर हम लेते हैं एक ऐसा सॉल्वेंट जिसकी पोलैरिटी कम हो, तो फिर हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, विच ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलता है, लाइक मोनो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फिनॉल को ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया इन अ लो पोलैरिटी सॉल्वेंट लाइक CS2 और CHCl3, ठीक है, एट लो टेम्परेचर, तो मेरे को क्या मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा। व्हाट वी विल गेट, क्या बता सकते हो, मोनो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है।
orthobromophenol, and this is minor, and we'll get a para product. तो ये दोनों प्रोडक्ट क्या है, मोनो. अगर मैंने फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट किया, इफ आई ट्रीट फिनॉल विथ ब्रोमीन वाटर, तो मुझे मिलेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल. इसमें मोनो प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें पॉली. ठीक है, क्लियर है. सो दिस इज हैलोजिनेशन. जनरली क्या होता है, हैलोजिनेशन जो रिएक्शन है ब्रोमीन के साथ, वो लुईस एसिड के प्रेजेंस में होता है, FeBr के प्रेजेंस में होता है. बट यहाँ पे दिस फिनॉल के केस में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिनॉल OH जो है वो हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है. ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ ब्रोमीन. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन इज कोलबेस रिएक्शन. Okay, next is Kolbe's reaction. Okay, Kolbe's reaction. What is Kolbe's reaction? So when sodium salt of phenol is treated with a weak nucleophile carbon dioxide at 393 to 413 Kelvin under pressure of 6 to 7 atmosphere, sodium salicylate is formed, which on further treatment with HCl gives salicylic acid. ठीक है, तो reaction देखते हैं. और सोडियम सॉल्ट हम कैसे बना सकते हैं, हम फिनॉल को, सबसे पहले आप फिनॉल को किसके साथ ट्रीट कीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें. जब हम इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, व्हाट वी विल गेट फिनॉक्साइड आयन. करेक्ट, ये मिलता है. अब इसको हम किसके ट्रीट कर रहे हैं, वीक न्यूक्लियोफाइल, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, इसका किसके टेम्परेचर पे, 393 से 413 केल्विन टेम्परेचर पे, और प्रेशर कितना है, 6 to 7. ठीक है, जब हम इसको ट्रीट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, सोडियम सैलिसिलेट. ठीक है, ये सोडियम सैलिसिलेट मिला. अब जिसको हम फर्दर किसे ट्रीट करेंगे, HCl के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सैलिसिलिक एसिड. COOH, this is OH, this is salicylic एसिड. ठीक है, इसका छोटा सा मैकेनिज्म देखते हैं. सबसे पहले क्या है, ये सोडियम फेनॉक्साइड क्या करेगा, ठीक है, जो सोडियम फेनॉक्साइड है वो क्या करेगा, यहाँ पे, इसको यहाँ पे कर लेते हैं, शो नहीं कर रही हूँ. ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा. ठीक है, तो एक हम ये बना लेते हैं पहले, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से आप इस स्टेप को अगर नहीं दिखाना चाहते तो नहीं दिखा सकते हैं. अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम इसको शो करते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही शो कर रही हूँ. ठीक है, ये एक और स्टेप आप शो कर सकते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, ये फेनॉक्साइड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा. ठीक है, अब क्या होगा, ये किस पे अटैक करने वाला है, यहाँ पे एक बीच में इसका ये स्ट्रक्चर भी बनेगा, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करेगा, आपको एक इंटरमीडिएट मिल जाएगा, दैट इज एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. ठीक है, यहाँ से एक आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, जिसको हम फर्दर ट्रीट करेंगे. ठीक है, यहाँ से इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, और इस इंटरमीडिएट फॉर्मेशन में क्या होगा, आपका यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा. ठीक है, और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा. सो यू विल गेट सैलिसिलेट आयन. ठीक है, और फर्दर इसको हम
एसिड के साथ ट्रीट करेंगे और हमको मिल जाएगा सैलिसिलिक एसिड। ये बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा ये समझने वाली कुछ चीज़ नहीं है। आई होप ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इधर चलता है। फिर से एक बार बताती हूँ, कोल्बिस रिएक्शन क्या होता है। कोल्बी रिएक्शन के अंदर जब सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनॉल को हम जब ट्रीट करते हैं एक वीक न्यूक्लियोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, लो टेम्परेचर 393 से 413 केल्विन अगर टेम्परेचर लिया है, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या करेंगे अंडर प्रेशर, तो क्या फॉर्मेशन होगा, सोडियम सैलिसिलेट बनता है और जिसको हम फर्दर एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो वो सैलिसिलिक एसिड देता है। यहाँ पे क्या होता है, जो फिनॉक्साइड आयन है वो किस पे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पे अटैक कर रहा है। वीक न्यूक्लियोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक करेगा, एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है। इस इंटरमीडिएट के बाद आपको एक सैलिसिलेट आयन मिलता है, जहाँ पे आप इसका फर्दर इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, यू विल गेट सैलिसिलिक एसिड। तो ये है इसका मैकेनिज्म। ओके, आप नोट डाउन करो। उसके बाद हम देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन, दैट इज रीमर-टीमर रिएक्शन। Now let us understand Riemer-Tiemann reaction, which is a very important name reaction for phenol. What is this reaction? Okay, तो इस reaction में सबसे पहले statement पढ़ती हूँ आपके लिए। On treating phenol with chloroform in the presence of sodium hydroxide, a CHO group is introduced at ortho position of the benzene ring, and the intermediate benzyl chloride substituted benzyl chloride is hydrolyzed in the presence of alkali to produce salicyl aldehyde. तो कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, फिनॉल को ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म से और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें मिलता है एक इंटरमीडिएट। ओके, और इस इंटरमीडिएट को फर्दर हम अल्कली के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो एक एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होता है, एंड फर्दर in the presence of acid we get salicyl aldehyde। ठीक है, तो इसका हम मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले ये जो इंटरमीडिएट कार्बीन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो क्या है, कार्बन। वो बनता कैसे है, तो यहाँ पे जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, जब हम इस क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करते हैं एक बेस के साथ, तो ये क्या होता है, बेस यहाँ से वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है एंड वी गेट दिस। ओके, यहाँ से क्या होता है, एक क्लोरीन अगेन यहाँ से लीव करके हमें जो एक रिएजेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब क्या होता है, ये जो फेनॉक्साइड आयन है इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ से क्या है, नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे शिफ्ट होता है और ऑर्थो पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अब ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और वी विल गेट दिस इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ से क्या है, H अगेन इट विल मूव एंड दिस इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड विल अगेन शिफ्ट। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अगेन वी विल गेट दिस इंटरमीडिएट, जिसको हम बेस अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे। वी विल गेट अ CHO ग्रुप एट द ऑर्थो पोजीशन, और फर्दर फिर हम इसको H+ के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हमें सैलिसिल एल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा, अभी तो हमने यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लिया है, लेकिन अगर मैंने क्लोरोफॉर्म की जगह पे कोई और रिएजेंट अगर यूज़ कर लिया, क्लोरोफॉर्म ले लिया, तो क्या तभी भी मुझे यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि उस केस में मुझे एक फिनोलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो रीमर-टीमर रिएक्शन क्या कहता है, ये रिएक्शन किस लिए है, एल्डिहाइड। जब हम कन्वर्जन करते हैं तो उस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर मुझे फिनॉल ग्रुप में एल्डिहाइड को इंट्रोड्यूस करना है तो हम ये रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे होगा, जब हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा डाइक्लोरोकार्बन, एंड देन उसको हम फर्दर अल्कली के साथ ट्रीट करेंगे, तो एल्डिहाइड ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर हम इसके जगह पे क्लोरोफॉर्म की जगह पे कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं तो उस केस में हमें फेनोलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका रीमर-टीमर रिएक्शन। नेक्स्ट विल हैव ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और भी हम एक दो रिएक्शन देखेंगे, जैसे कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट इज reaction of phenol with zinc dust.
अगर मुझे एक और कन्वर्जन आ रहा है, ठीक है, तो अगर मुझे फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस जिंक डस्ट लेना है, उसको फिनॉल के साथ फिनॉल पे छिड़क देना है, इट विल गेट कन्वर्टेड टू योर बेंजीन। छोटे छोटे रिएक्शंस हैं तो वो यहाँ पे कर देती हूँ। तो पहला है रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, फोर्थ इज रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। अगर कोई बोले कि फेनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर दो, मेरे पास फेनॉल है, फेनॉल से बेंजीन बनाना है, तो जब फेनॉल से बेंजीन बनाना है तो बस हमें जिंक डस्ट डालना है उसके अंदर, इट विल गेट कन्वर्टेड टू बेंजीन और हमको मिलेगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, सिंपल रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन वी हैव इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम करते हैं क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो हमें डाइकीटोन मिलता है। ठीक है, तो फिनॉल को ट्रीट करते हैं Na2Cr2O7 के प्रेजेंस में, ठीक है, वी विल गेट अ डाइकीटोन। इसका और एक नाम है जिसको हम बोलते हैं किनोन। ठीक है, ऑल्सो वी हैव, ये आपका ऑक्सीडेशन है। तो फेनॉल को हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम फेनॉल आप देखोगे जनरली इसको स्टोर जब हम करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो डार्क कलर का दिखने लगता है। ठीक है, क्यों दिखता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज दीज टू आर वेरी इजी रिएक्शंस। बाकी आपको नेम रिएक्शन में याद रखना है, रीमन टीमन रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मैसेज करें मुझे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा, बाय बाय। Thank you for watching. Do like, subscribe and share my video. Thank you.